जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे सीरिया के बारे में। आपने सुना ही होगा कि लगातार पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में तख्ता पलट हुआ। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराकर एक नई सरकार बनाई जाती है। उसी तरह बांग्लादेश में भी जो आपकी सरकार थी शेख हसीना की, उसको गिराकर एक नई सरकार बनाई जाती है, भले ही अंतरिम सरकार हो। उसी तरह सीरिया में गृह युद्ध की जड़ से, सिया सुन्नी विवाद से क्या हुआ ये कि सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है और राष्ट्रपति असद गायब हो चुके हैं। तो वो हैं कहाँ, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। खैर, ये खबर 2 दिनों से चल रही है और इस पर हम नज़र बनाए हुए थे और हम चाह रहे थे कि कुछ डिटेल में चीज़ें निकल के आएँ, तो एक ही वीडियो में आपको हम चीज़ें बताएं। बार बार एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाकर सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करना एमपीएस हिंदी का मकसद कभी नहीं रहा है। एमपीएस हिंदी भले ही 1 या 2 दिन लेट आपको न्यूज़ एक्सप्लेन करे, वो आपको पुख्ता और सारी चीज़ें एक साथ लाने की कोशिश करता है। कुछ चीज़ों पर हम ध्यान देंगे कि सीरिया में जो मौजूदा हालात हैं, इससे भारत पर क्या असर होने वाला है, इस मामले में आगे क्या हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सीरिया किस हालात से गुजर रहा है। राष्ट्रपति असद को किस देश ने पनाह दी है। जैसे कि आप जानते हैं कि शेख हसीना को भारत ने पनाह दी है, तो वैसे ही किसी ना किसी देश ने इनको पनाह दी होगी। साथ ही साथ किनकी वजह से ये सरकार गिरी है। तो सीरिया की मौजूदा उठापटक के पीछे 3 अहम किरदार निकल के आए हैं, जिसमें राष्ट्रपति अल अशद, हयात तहरीर अल शाम और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिसे एसडीएफ कहते हैं, इसका नाम निकल के सामने आ रहा है। 1970 के तख्ता पलट के बाद अशद के परिवार ने ही सीरिया की कमान संभाली थी। 2000 में अल अशद सत्ता में आए। अशद एक अलावी हैं जो शिया इस्लाम की एक शाखा है। असद के शासन और नीतियों को लेकर जनता में काफ़ी रोष रहा है। उत्तरी सीरिया में सुन्नी मुस्लिमों का विद्रोही ग्रुप हयात तहरीर अल शाम है, जिसे HTS के नाम से हम जान सकते हैं। यह संगठन अल कायदा से ही अलग होकर बना हुआ है। इससे पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इसे टेररिस्ट ग्रुप भी मानते हैं। इसका मकसद सीरिया में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। इसके मुखिया अबू मोहम्मद अल जोलानी का कहना है कि उनका प्राइमरी टारगेट सीरिया को दमनकारी शासन से मुक्त करना है या मुक्त कराना है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF ये अलग देश की मांग करने वाला कुर्दिश विद्रोही गुट है, यानी कि सारी की सारी लड़ाई विद्रोहियों की है। 1923 में हुई लोहजान ट्रीटी में मिडिल ईस्ट में रहने वाले कुर्द लोगों के इलाके की तुर्की, ईरान और सीरिया में बांट दिया था। इनका कल्चर और भाषा अलग है और इन इलाकों में ये माइनॉरिटी बन गए थे, यानी कि अल्पसंख्यक बन गए थे। इन्हें अमेरिका का साथ मिलता रहा और इनकी मौजूदगी ज़्यादातर सीरिया के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में देखी जाई या पाई गई। इसके अलावा कई अन्य सीरियाई मिलिशिया भी अपने एजेंडे और मांगों के लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा तुर्की, रूस, अमेरिका, ईरान, हिजबुल्लाह और इजराइल जैसे विदेशी ताकतें किसी न किसी तरह से इसमें शामिल हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट यानी कि SOHR के प्रमुख रामी अब्देल रहमान, इनके मुताबिक अगर हम जानें तो दशमिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से असद ने देश छोड़ा है, जिसकी हिफाजत सीरियाई सेना करती थी। सैनिकों ने कुछ ही समय बाद इसे छोड़ दिया और लड़ाकों ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। दरअसल बीते कुछ दिनों से या कुछ सालों में से असद सीरिया में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। साथ ही सीरियाई सेना के ज़्यादातर सैनिक असद के लिए नहीं लड़ना चाहते थे। साथ ही असद को सत्ता में बने रहने के लिए रूसी और ईरानी मिलिट्री का सपोर्ट लेना पड़ रहा था। जानकारों का जो मानना है, जो वहाँ के ज़मीनी स्तर की चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, वो कहते हैं कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस उलझा हुआ है। वहीं ईरान और उसके लेबनानी साथी हिजबुल्लाह को इजरायली हमलों से नुकसान पहुंचाए हैं। ऐसे में रूस और ईरान लड़खड़ाती सीरियाई सेना की मदद के लिए आगे नहीं आ सकते हैं। यानी कि जब बाहरी ताकतों से ये कमज़ोर हुए हैं तो आंतरिक ताकतें पनपी हैं और वही हालात जो वर्तमान में है आपको दिखाई दे रहा है। वहीं हमले के दौरान सेना और पुलिस के अधिकारी और जवान अपनी चौकियां और हथियार छोड़कर भागने लगे थे। विद्रोहियों ने राजधानी दशमिक तक
पर कब्जा कर लिया था। साथ ही सीरिया में बढ़ती महंगाई और कमजोर अर्थव्यवस्था ने सरकार को और कमजोर कर दिया था। ऐसे हालातों में असद को देश छोड़कर जाना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति असद किस देश में पहुंचे होंगे। तो सीरियाई प्रधानमंत्री जल जलाली ने जो चीज़ें बताई हैं उनके अनुसार कि असद और रक्षा मंत्री अली अब्बास दोनों अज्ञात जगह पर हैं, यानी कि किसी को पता ही नहीं है। यानी 7 नवंबर की रात को उनका संपर्क टूट चुका था। और रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने क्रेमलिन के एक सोर्स के हवाले से रिपोर्ट में बताया है कि रूस ने सीरियाई राष्ट्रपति असद को शरण दे दी है। जिस प्रकार से शेख हसीना भारत में, उसी तरह से अल असद अब रूस में है, यानी कि रसिया में है, पुतिन के शरण में है। असद और उनका परिवार मॉस्को तक पहुंच चुका है। ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन ORF ने फेलो कबीर तनेजा बताते हैं कि अगर UAE शरण देता है तो असद वहां रुक भी सकते हैं। इसके अलावा असद या तो रूस जा सकते हैं या फिर ईरान, लेकिन इन 3 के अलावा कोई और देश उन्हें अपनाएगा इसकी संभावनाएं कम है, यानी कि उन्हें कोई देश अपना नहीं सकता है, क्योंकि भाई लड़ने के लिए ताकत चाहिए और ये बड़े देश ही लड़ सकते हैं ऐसी ताकतों से। सीरिया के मौजूदा अगर हालातों के बारे में हम जानें तो अब तक 3.70 लाख लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं। इसके बावजूद लोग असद सरकार के गिरने से खुशी भी मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। लोग खुशी से टैंकों पर चढ़कर झंडा लहराने लगे हैं और हवा में गोलियां दनादन चला रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने और सड़कों पर जश्न मनाने में मशगूल हैं, जुटे हुए हैं, उन खुशियां मना रहे हैं। साथ ही लोगों ने असद के खिलाफ नारे भी लगाए और कारों के हॉर्न बजाकर अपनी खुशियां जाहिर की हैं। कुछ जगहों पर लोगों ने अल असद के पिता हाफिज की मूर्तियां भी तोड़कर गिरा दी हैं। तस्वीरें हमारे पास हैं, ज़रूरत होगी तो लगाएंगे या नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी के लिए वो कहा जाए तो आइकॉन भी होंगे, भले ही अभी उपद्रवी या जो विद्रोही हैं उनकी मूर्तियां तोड़ रहे होंगे। ORF में रिसर्चर कबीर तनेजा मानते हैं कि भारत पर सीरिया के मौजूदा हालात का कोई खास असर नहीं होने वाला है। सीरिया के साथ ना तो हमारा कोई खास ट्रेड है, यानी कि ना कोई लेन देन है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ग्लोबल सिक्योरिटी के मोर्चे पर यह अच्छी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद ये दूसरा ऐसा देश है जहां उग्रवादी संगठन ने तख्ता पलट किया है। असद के भारत के साथ अच्छे रिश्ते थे, साथ ही कश्मीर के मुद्दे पर उनका रुख काफ़ी व्यावहारिक था। अगर HTS सीरिया की सत्ता में आता है तो भारत के साथ रिश्तों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ इस समय दिखाई दे रहे थे, बीच में नेपाल के साथ थे, पाकिस्तान के साथ तो ऐसे ही धनुष पर तीर तनी हुई रहती है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। सीरिया में बने ताज़ा हालातों के बाद इराक ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है और उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। साथ ही दमिश्क में मौजूद दूतावास खाली कर दिया गया। इजरायल ने भी गोलान हाइट्स पर सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। HTS के चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी ने एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनाने की घोषणा की है। वहीं सीरियाई प्रधानमंत्री जलाली को सरकारी संस्थाओं का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। एक बयान में अल जलाली ने जनता की ओर से चुने गए किसी भी नेता को सपोर्ट करने की बात की है। कबीर तनेजा कहते हैं कि सीरियाई पॉलिटिक्स को लेकर अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। करीब 54 साल शासन कर असद ने परिवार ने अपोजिशन को बनने ही नहीं दिया, या तो विरोधी नेताओं को जेल भेज दिया या फिर सीरिया से ही बाहर निकाल दिया। ऐसे में अल जौलानी जैसे लोगों को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री जलाली ने इलेक्शन करवाने की बात कही है। इस्लामिक धाराओं के बीच सत्ता की लड़ाई सीरिया में समस्या की जड़ बनी है। असद परिवार किसी पॉलिटिकल प्रोसेस या इलेक्शन के जरिए सत्ता में नहीं आया था। उन्होंने तख्ता पलट के बाद देश की कमान संभाली थी। करीब 50 साल से ज़्यादा समय तक असद परिवार ने सीरिया में शासन किया, लेकिन असद परिवार अलावी शिया मुस्लिम है, जिनकी सीरिया में महज 10% आबादी है। वहीं 70 से 80% आबादी सुन्नी मुस्लिम है। ऐसे में इतने लंबे समय तक मेजॉरिटी पॉपुलेशन पर एक माइनॉरिटी का रूल करना, पावर में रहना एक टेंशन की बात बन गई थी। अगर हम एक पॉइंट में नोट करना चाहें कि सीरिया में गृह युद्ध का माहौल कैसे बना, शुरुआत कहां से हुई, तो सीरिया की मौजूदा तस्वीर के बनने की शुरुआत 2011 में हुई थी। 13 साल पहले अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार का विरोध शुरू होता है, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। विरोध करने वालों का मानना था कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के पक्षपाती हैं। दरअसल अलावी से जुड़े लोगों और रिश्तेदारों की सरकार और सरकारी नौकरियों में भरमार थी, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को नागवार थी।
असद ने विरोध करने वालों पर कठोर कार्रवाई की। यहीं से सीरिया में गृह युद्ध की आग भड़क उठी। इस गृह युद्ध में सीरियाई सरकार, कई चरमपंथी गुट समेत अमेरिका, ईरान और रूस जैसे देश भी शामिल थे। इस कारण 5 लाख से ज़्यादा सीरियाई लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। रूस ने असद की मदद की और गृह युद्ध को पलटने में अहम भूमिका निभाई। रूसी सेना की मदद से असद ने अपना शासन मजबूत करके कहीं ना कहीं अपनी जड़ मजबूत की थी। 8 दिसंबर यानी पिछले रविवार की सुबह सीरिया की राजधानी दमिश्क पर 11 दिनों से लड़ रहे विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया। दोपहर तक खबर ये निकल के आई थी कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और ये भी दावा किया गया कि परिवार के साथ असद रूस की राजधानी मास्को पहुंच गए हैं। ये सारे घटनाक्रम किस प्रकार से क्या चीज़ें हुई थी हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है कि आपको चीज़ें डिटेल में समझ में आई होंगी कि सीरियाई गृह युद्ध की जड़ क्या है, सिया सुन्नी विवाद क्या है, यानी कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भी मामला है। एक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पर कहीं ना कहीं वर्षों तक राज करता रहा, विपक्ष को पनपने न दिया हो, तो ये मुश्किलें निकल के आई हैं और इससे दुनिया में कुछ भी अनिश्चितताओं को लेकर और भी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं कि कब क्या किस दुनिया में, दुनिया के देश में क्या हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो हो रहा है उस पर नज़र बनाए रखिए। ये भले ही बड़े स्तर पर है, इसे आप छोटे स्तर पर अपने क्षेत्र में, अपने समाज में भी ले सकते हैं, जिससे बड़ी घटनाओं से छोटी घटनाओं को सुधारा जा सके। जय नमस्कार, भारत माता की जय।